वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा ध्रुवण या पोलराइजेशन। देखिए, ऑप्टिक्स में जब हम लोगों ने हमारे कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट, और वहाँ पर हमने ये चीज़ भी देख ली थी कि हम दो पॉइंट्स पर चले थे कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ बातें की थी कि जब हाइगेन का तरंग सिद्धांत और यंग के एक्सपेरिमेंट वगैरह आए तो वहाँ पर हमने तीन इंपॉर्टेंट घटनाओं का जिक्र किया था। एक किया था हमने व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, एक हमने किया था विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, और एक हमने की थी बात ध्रुवण या पोलराइजेशन। और हमने ये कहा था कि ये सारी की सारी घटनाएं प्रकाश की तरंग की प्रकृति को दर्शाती है। और इस क्रम में हम लोगों ने इंटरफेरेंस को डिटेल में पढ़ रखा है, डिफ्रैक्शन को भी डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब हमारा मेन काम क्या होगा, इस पोलराइजेशन को समझना। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है और इसके अंतर्गत कैसे कैसे चीज़ों को आगे समझना और पढ़ना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पोलराइजेशन के अंतर्गत बेसिकली हम वेव के डायरेक्शन की बात करेंगे। आपको एक चीज़ पता है, मैंने यहाँ कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी है, उनको मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, आप नोट भी कर लेना। लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि अगर मैं व्यतिकरण और विवर्तन की बात करता हूँ तो व्यतिकरण और विवर्तन की घटना में क्या बताती है, प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि करती है। लेकिन हमें ये घटनाएं ये बिल्कुल भी नहीं बताती कि प्रकाश की प्रकृति मतलब कणीय और तरंगीय के रूप में नहीं, प्रकृति मतलब प्रकाश की दो अलग प्रकार की प्रकृति भी होती है। एक को हम कहते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति और एक को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति, ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडनल नेचर। तो उस प्रकार की प्रकृति के बारे में विवर्तन और व्यतिकरण की घटनाएं नहीं बताती है। अगर आपको उनकी जानकारी चाहिए तो फिर ध्रुवण जैसी घटनाओं के बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो मैंने आगे यही लिखा है, देखो आप इसको ध्यान से पढ़िए। व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है और इनके द्वारा प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्ध्य का भी निर्धारण किया जा सकता है। हम लोगों ने वेवलेंथ निकाल रखी है आराम से। परंतु इन घटनाओं के द्वारा प्रकाश की प्रकृति, वो प्रकृति किस रूप में, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ, ये क्या होती है आगे आ जाएगा अभी, ठीक है, तथा प्रकाश तरंगों के कंपन तल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि प्रकाश तरंग जब वाइब्रेशन करेगी तो किस प्लेन में करेगी, किस प्रकार से करेगी, उन सब की जानकारी आपको व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं से नहीं मिलती है, उनकी जानकारी आपको ध्रुवण जैसी घटनाओं से मिलेगी। ठीक है, तो अब आगे देखो हमने क्या लिखा है। फिर आगे मैंने आपको यह भी बताया कि मैक्सवेल ने, आपको पता होगा 1860 के बाद मैक्सवेल आए थे अपना विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लेकर के। जब हमने प्रकाश की प्रकृति पढ़ी थी तो वहां पर हमने मैक्सवेल की चर्चा भी की थी और थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने यह प्रूफ कर दिया था। मैक्सवेल ने तो प्रूफ किया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो आपके मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें उनकी तरंगी प्रकृति होती है, और प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसकी भी प्रकृति कैसी होगी, तरंगी होगी। मैक्सवेल ने अपने पूरे डिस्क्रिप्शन में यह भी बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, और चूंकि प्रकाश तरंग स्वयं एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसकी प्रकृति भी कैसी होगी, अनुप्रस्थ होगी। तो यही लाइन लिखी है, देखो मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में बताया कि प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है अतः प्रकाश तरंगे भी अनुप्रस्थ प्रकृति की होगी। और ये जो अनुप्रस्थ प्रकृति है प्रकाश तरंगों की, उसी ने आगे ध्रुवण जैसी घटनाओं के बारे में सोचने पर हमें मतलब मजबूर किया, या ध्रुवण जैसी घटनाओं के बारे में चर्चा करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो यही लिखा है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति ने ध्रुवण जैसी घटनाओं के विचार का मार्ग प्रशस्त किया। तो क्या समझे आप, सबसे पहले आप ध्यान रखिए तीन घटनाएं, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण। व्यतिकरण विवर्तन को हमने डिस्कस कर लिया, तीनों ही घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित है। लेकिन व्यतिकरण विवर्तन से हम प्रकाश मतलब उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य होगी उसकी जानकारी नहीं मिलती है, ध्रुवण जैसी घटनाओं से आपको जानकारी मिल जाएगी। या आप ऐसा भी कह सकते हो, प्रकाश तरंगों की प्रकृति के आधार पर हम ध्रुवण की घटनाओं को समझाएंगे। तो ये बात कर ली। अब हमारा मेन काम क्या रहेगा कि सबसे पहले हम समझे कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे होती क्या है। तो देखिए, जब भी हम तरंगों की बात करते हैं, आप लोगों ने तरंगे बना करके देखी होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग हो, मेरे पास अभी है नहीं वरना मैं आपको डेमो देके दिखाता। स्प्रिंग हो तो स्प्रिंग को जैसे आप खींचते हो तो आपको वेव्स बनती हुई दिखाई देती है। अब स्प्रिंग को भी दो तरह से आप कर सकते हो। देखो, एक तो मान लो आपके पास बड़ी सी स्प्रिंग हो, उसको आप ऐसे खींचोगे, ठीक है ना, केवल इस तरह से, और एक उसको होता है आप इस तरह से स्प्रिंग को कीजिए तो भी वेव बनेगी। तो दो तरह से वेव बन सकती है। एक वेव तो कैसे बनेगी, मान लीजिए जो वेव बनेगी उसकी डायरेक्शन तो यही रहने वाली है। एक वेव तो कैसे बन सकती है, एक वेव तो बनेगी जिस डायरेक्शन में तरंग चल रही है उसी डायरेक्शन में वो मतलब जिस डायरेक्शन में तरंग है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, उसमें चेंजेस होंगे। और एक हो सकती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो देखो, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है, और तरंग बनती कैसे है, जो भी
माध्यम के कण होते हैं, जैसे मान लीजिए एयर की बात करता हूं, एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स में जैसे आप डिस्टर्बेंस करोगे तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपनी जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और उनके वाइब्रेशन को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, एक वेव मिल जाती है। तो अगर वो वाइब्रेशन जिधर तरंग चल रही है उसी दिशा में बन रहे हैं तो इस प्रकार की तरंग को तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है ना। और अगर जो आपके माध्यम के कणों का जो वाइब्रेशन है, एयर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन, वो तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर होता है तो उस प्रकार की तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। बस बहुत सिंपल है, मैंने लिख रखा है, आप नोट करते रहिए। मैंने क्या लिखा है, प्रेफरेंशियल डायरेक्शन इन ए वेव। ये तो एक मतलब हो गया कि कोई भी वेव की प्रेफरेंशियल डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले अनुदैर्ध्य तरंग, ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ऐसा नहीं होगा जिधर तरंग चलेगी उधर ही उनका कंपन होगा। आप देखो ना, कैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आपने दबाओगे तो क्या होगा, कंप्रेशन, लेकिन और तरंग बनेगी, वो क्या बनेगी, तरंग तो हमेशा इसी डायरेक्शन में बनेगी, जो भी डायरेक्शन होगी। तो अगर आप इस तरह से स्प्रिंग को दबा रहे हो तो वो जो माध्यम के कणों में वाइब्रेशन हो रहा है वो उसी दिशा में हो रहा है जिधर तरंग बन रही है, ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर दिशा में। लेकिन अगर आप किसी स्प्रिंग को इस तरह से करते हो, यूं हिला करके, वो जो वेव बनेगी, वो वेव कैसे बनेगी, ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो वेव बनी है, ये वेव बनी, इसकी डायरेक्शन तो यही है, लेकिन ये वेव कैसे बनी है, ऐसे परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, फिर ये इस तरह से नीचे से परपेंडिकुलर। तो जब माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समान ही होता है, समानांतर ही होता है, तो ऐसी तरंग को तो हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और जब लंबवत होता है तो उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। मैंने डायग्राम भी बनाया और एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो स्प्रिंग पर उत्पन्न तरंग है, ध्वनि तरंग है, ये सारी की सारी कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ये देखो इस तरह से, ये तरंग संचरण की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये जैसे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल करेंगे तो यहां पर तो कंप्रेशन है या रेयरफेक्शन है, और यहां वापस कंप्रेशन है, ठीक है ना। मतलब एक तरफ कंप्रेशन होगा, दूसरी तरफ फैलाव हो जाएगा, इधर कंप्रेशन है, इधर फैलाव हो जाएगा। लेकिन ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में तरंग चल रही है। बस आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग हो गई। अब अनुप्रस्थ की बात कर लेते हैं। तो अनुप्रस्थ में मैंने यही लाइन लिखी है, ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो आपकी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और ये तो बहुत सिंपल है, डायग्राम देखते ही आपको पता चल जाएगा। देखो ये तरंग संचरण की दिशा है, ये माध्यम के कण इस प्रकार से चल रहे, देखो ये लंबवत हो गई। ये जो एक तो ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, ये और ये, तो ये दोनों क्या, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इसके लंबवत है। तो जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत आपको कंपन दिखते हैं तो उस प्रकार की तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की, और उसी दिशा में कंपन दिखते हैं तो वो आपकी कहलाएगी अनुदैर्ध्य प्रकृति। क्लियर है चीज। फिर जो अनुप्रस्थ तरंग है उसमें मैंने एक लाइन लिखी है, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा होती है, ये फिक्स है। निश्चित दिशा का अस्तित्व या उपस्थिति एक अभिलाक्षणिक घटना को प्रदर्शित करती है जिसे अनुप्रस्थ तरंगों के ध्रुवण के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ध्रुवण का सिंपल सा मतलब है कि आप एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन ढूंढने का प्रयास करोगे और वो आपको बेसिकली अनुप्रस्थ तरंगों में मिल जाएगी। और ये चीज भी ध्यान रखना कि ध्रुवण की जो घटना होती है वो आपको हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में ही प्रेक्षित होगी, अनुदैर्ध्य तरंगों में प्रेक्षित नहीं होती है। आप कभी भी ध्वनि तरंगों के ध्रुवण की बात नहीं करोगे, आप हमेशा प्रकाश तरंगों के ध्रुवण की बात ही करोगे। और ध्रुवण का सिंपल सा मतलब है आपको एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन देखनी है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देखनी है। अगर तरंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, आगे और डिटेल में आएगा तो पता चलेगा, तो उस तरंग को हम कह देंगे ध्रुवित। यहां पर देखो दो कैटेगरी आएगी, एक आएगी अध्रुवित जिसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड, एक आएगी ध्रुवित जिसको हम कहते हैं पोलराइज्ड। तो जब अध्रुवित की बात करेंगे तो डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं होगा, वो रैंडम होगी, वो किधर भी हो सकती है। लेकिन जब हम ध्रुवित तरंग की बात करेंगे तो आपको एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन मिलेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। तो ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मिलना है वो ही एक तरह से ध्रुवण की घटना के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो यही मैंने लिखा है। फिर आपने क्या लिखा आगे, ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंगों में ही प्रेक्षित होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहना आप। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें डिस्कस कर ली, ध्रुवण, फिर हमने देख लिया तरंगों की प्रकृति, अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य क्या होती है, अनुप्रस्थ क्या होती है वो भी समझ लिया। अब फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ध्रुवण जैसी घटना होती है वो हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में दिखाई देती है। और अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश तरंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक पार्ट है। तो अगला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बिल्कुल बेसिक सा आइडिया लेना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का।
आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, बहुत सिंपल है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। आपको पता है ई और बी दोनों होते हैं, और उनका कंपन किस तरह से होता है आपको पता है। अगर तरंग मान लो ऐसे चल रही है तो 3 दिशाएं होती है, एक्स वाई जेड। अगर तरंग मान लो एक्स चल रही है तो वाई दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जेड दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, परस्पर लंबवत होती है। ये इसकी विशेषता होती है, यही मैंने आगे लिखा है, देखो आप। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश ई होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी होता है। वो दोनों भी परस्पर लंबवत होते हैं और ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, तथा ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। आगे डायग्राम बनाए, उसको आप देख सकते हो। बोलिए, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन और ये तरंग संचरण की दिशा। तो ये एक दिशा, ये दूसरी दिशा और ये तीसरी दिशा, और तीनों ही क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। और कोई भी दो डायरेक्शन मिलकर के हमेशा क्या बनाएगी, एक प्लेन बनाएगी। जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन क्या बनाती है, एक्स वाई प्लेन बनाती है। तो यहां पर ध्यान रखना कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम जो भी आगे विश्लेषण करेंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे, उसमें हमेशा हम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन लेंगे और एक हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो किस दिशा में ऑसिलेट कर रहा है। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक दिशा होगी, चुंबकीय जो तरंग संचरित हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, उसकी अपनी एक दिशा होगी। दो डायरेक्शन मिलकर एक प्लेन बनाएंगे, और वो जो प्लेन होता है उसी प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मैंने लिखा भी है, देखो ये रहा। विद्युत क्षेत्र सदिश ई तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों मिलकर एक तल बनाते हैं। ये तो पता है ना, दो डायरेक्शन मिलकर एक प्लेन बनाएगी, तीन डायरेक्शन मिलकर एक वॉल्यूम बनाएगी। तो ये जो तल है वो क्या कहलाता है, कंपन तल या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जब हम ध्रुवण जैसी घटनाओं को पढ़ेंगे तो ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वही आपका आगे चल के क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसी को हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण तल। आप चाहो तो आगे ब्रैकेट नोट कर सकते हो। ध्रुवण जैसी घटनाओं की जब हमें जानकारी मिली तो यही तल जो कंपन तल है वो ध्रुवण तल के नाम से जाना गया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के नाम से जाना गया। तो इस लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक बातों को डिस्कस किया है। अब हमारा जो मेन काम होगा वो क्या होगा, पोलराइजेशन को समझना। डेफिनेशन तो आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और फिर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अब इन जनरल जो भी लाइट आपको दिखाई देती है वो अनपोलराइज्ड ही है। किसी भी सोर्स से जो आपको लाइट मिलेगी वो अनपोलराइज्ड होगी। तो अनपोलराइज्ड है तो पोलराइज्ड कैसे मिलेगी, तो पोलराइज्ड लाइट ऑटोमेटिक नहीं मिलती है, आपको किसी न किसी मेथड से उसको बनाना पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा, पहला काम तो हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। फिर हाउ वी कैन प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट, यानी हम किस तरह से ध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश से प्राप्त करते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स होंगे, उस सारे मेथड्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, और वही आपके सिलेबस का पार्ट है। और उसी के आधार पर आप ध्रुवण की जो पूरी घटना है उसको अच्छे से समझ पाओगे। और ध्रुवण का सीधा सा मतलब है एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन आपको पता करनी है। जब भी हम ध्रुवित तरंग की बात करेंगे तो आप देखोगे उसमें जो भी तरंग होगी उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी। आगे मैं और डिटेल बताऊंगा किस तरह से होगा, क्या होगा, लेकिन वहां पर हमेशा डायरेक्शन की बात होगी। जब भी ध्रुवण की बात करो तो हमेशा डायरेक्शन की बात आपको करनी है, वहां रैंडमनेस नहीं होगी, वहां एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अब वो डायरेक्शन में हम यहाँ दो तरह की लेकर के चलते हैं। एक होती है जो आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसी के अलोंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और एक होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दो प्रकार की दिशाएं होगी, मैं अभी आपको बता देता हूं। एक दिशा होगी उसको आप इस तरह से डबल डॉट से दर्शाते हो, इस तरह से डॉट से दर्शाओगे, और एक दिशा होगी उसको आप इस तरह से दर्शाओगे, ठीक है ना। ये जो डॉट वाली डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और ये दिशा को हम कहते हैं पैरेलल टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा, बिल्कुल बेसिक बातें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।